ऑफ जेनेटिक्स का 2020-21 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम जो है सॉल्व करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली छोटी छोटी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर और बिटने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आपके सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके रहा स्क्रीन पे कि द वन जीन, ये बोल रहे हैं द वन जीन वन एंजाइम, द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, यानी एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। एक जीन और एक जो है एंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। हुगो डेब्रिज, वैटसन या पुनेट के द्वारा, या बेडल और टेटम के द्वारा, या टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। तो सबसे पहले आपको पता है कि देखो जो हुगो डुब्रिज थे ये कौन थे। ह्यूगो डुब्रिज ने क्या किया था, अनुमानशिकी के क्षेत्र में सबसे पहले कार्य करना स्टार्ट किया था। किसने, हुगो डुब्रिज ने। याद रखिए किसने, ह्यूगो डुब्रिज ने सबसे पहले अनुमानशिकी पे काम करना स्टार्ट किया था। और इन्होंने किस पे काम किया था, लेकिन दोस्तों ये था कि ये फिर इनको प्रयोग सही से हुए नहीं तो इन्होंने काम करना जो है बंद कर दिया। इसके बाद जो है मेंडल ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मेंडल के बाद फिर इनका दिमाग चला तो क्या किया कि मेंडल के जो नियम थे, तो 3 साइंटिस्ट थे जो कि इन्होंने फिर से काम करना मेंडल के नियमों का प्रतिपादन किया। कब, 1900 में। याद रखिएगा 1900 में जो है इन्होंने फिर से मेंडल के नियमों पे काम करना स्टार्ट किया। कौन कौन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डुब्रिज थे, कॉल कोरेंस करके साइंटिस्ट थे, और एरिक मोंटेसमार्क करके, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में क्या मेंडल के नियमों को पुनः जो है इन पे कार्य किया। और हुगो डुब्रिज एक ऐसे इकलौते साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है मेंडल के नियमों को कौन सी बुक में, फ्लोरा। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्योंकि बेसिक चीज़ें आपके जो क्वेश्चन में आ रहे हैं। आप जबकि JNKV के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो ह्यूगो डुब्रिज ने कब 1903 कब किया था भाई, कब इन्होंने कौन सी पत्रिका, याद रखिएगा फ्लोरा करके पत्रिका थी। और 1903 में जो है इन्होंने फ्लोरा पत्रिका में मेंडल के नियमों को दोबारा जो है प्रतिपादित करवाया, ठीक है। तो याद रखिएगा ह्यूगो डुब्रिज, तो इसका आंसर यानी जो एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना ह्यूगो डुब्रिज ने नहीं दी थी। बट ह्यूगो डुब्रिज के बारे में मैंने आपको जो है जानकारी दी थी। उन्होंने किस पे काम किया था, प्राइम रोज पे। याद रखिएगा किस पे, प्राइम रोज पे जो है इन्होंने काम किया था, है ना। किस पे किया था, प्राइम रोज। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। सेकंड आपका बैटसन और पुनेट। तो बैटसन का तो आपको पता है कि इन्होंने जेनेटिक्स बर्ड दिया था। याद रखिएगा जेनेटिक्स बर्ड किसने दिया था, किसने दिया था भाई जेनेटिक्स बर्ड, तो वो दिया था किसने, बैटसन ने आपको जो है जेनेटिक्स बर्ड दिया था। याद रखिएगा, ठीक है। जबकि जो है एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना आपके बेडल और टेटम ने दी थी। याद रखिए किसने, बीडल और टेटम ने। यानी इस क्वेश्चन का जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बेडल और टेटम करके 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जीन और एक एंजाइम करके परिकल्पना दी थी, ठीक है। ये आपका टी.एच. मॉर्गन, आपको पता है इनको प्रयोगात्मक अनुमानशिकी का जनक बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, प्रयोगात्मक अनुमानशिकी का जनक किसको बोलते हैं, टी.एच. मॉर्गन को, ठीक है। इन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया था। याद रखिएगा इंपोर्टेंट। बट इस क्वेश्चन का सी आंसर, सी आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। तो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मेंडल पेपर प्रकाशित किए थे। मेंडल के पेपर जो है कब प्रकाशित किए गए थे, ठीक है। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए मेंडल के बारे में। तो मेंडल का जो है जन्म 1822 में हुआ था, 22 जुलाई। याद रखिए कब हुआ था मेंडल का जन्म, 22 जुलाई। याद नोट कर लिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22 जुलाई 1822 को जो है मेंडल का जन्म हुआ था, यानी 22 जुलाई 1822 को जो है मेंडल का जन्म हुआ था। इन्होंने जो है मटर पे यानी पी पे प्रयोग करना कब स्टार्ट किया, तो ये भी पूछा जाता है। तो मटर पे जो है प्रयोग करना इन्होंने 1856 से 1857 में क्या है, इन्होंने मटर पे प्रयोग करना स्टार्ट किया था, ठीक है। कब, 1856 से 1857 में मेंडल ने जो है मटर पे यानी पी पे, पाइसम सेटाइवम पे काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर इनके जो है प्रयोग कब भाई सिद्ध हो गए, तो इनके प्रयोग जो थे तो इनके 1800 यानी 1866 में जो है इनके प्रयोग सिद्ध हो गए, ठीक है। इन्होंने प्रयोग पूरे कंप्लीट हो गए इनके। अब इन्होंने प्रकाशित कब करवाए, तो इन्होंने प्रकाशित जो है 1867 में जो है इन्होंने प्रकाशित करवाए थे। याद रखिएगा मेंडल ने अपने नियमों का प्रकाशित करवाया तो 1867 में जो है इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया, ठीक है। मेंडल के प्रयोगों को भाई उतनी ज़्यादा खास दिलचस्पी और रुचि उस टाइम नहीं दी गई थी, इसलिए उनको मेंडल को जो है श्रेय मरने के बाद मिला उस चीज़ का, ठीक है। तो कब मिला भाई, ये इनकी डेथ कब हुई, तो इनकी डेथ हुई थी 1884 में जो है इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। याद रखिए कब, 1884 में इनकी डेथ हुई थी गुर्दे की ब्रंग बीमारी के कारण। गुर्दे में एक ब्रंग बीमारी हो गई थी जिसके कारण जो है मेंडल की डेथ हुई थी। याद रखिएगा, ठीक है।
मेंडल की डेथ क्यों हुई? मेंडल की डेथ हुई गुर्दे की ब्रंग बीमारी के कारण मेंडल की डेथ हुई 1884 में। तो फिर 3 साइंटिस्ट थे जो ना मेंडल को भाई कहा कि नहीं यार मेंडल तो बहुत अच्छा काम करके गए। तो मेंडल को जो है 1900 में 3 साइंटिस्ट ने, यानी 19 में जो है क्या किया कि 3 साइंटिस्ट उनके नियम को पुनः प्रतिपादित किया। मैंने बताया था ना कोल कोरेंस ने जो है तंबाकू पर काम किया था। 3 साइंटिस्ट थे, कोल कोरेंस, ह्यूगो डुब्रिस और एरिक बोन टिस्मार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट थे। तो तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, जो है कोल कोरेंस थे, तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने तंबाकू पर काम किया, ठीक है। इसके बाद जो अपने एक ह्यूगो डुब्रिस आए, तो मैंने आपको बताया ना ह्यूगो डुब्रिस ने किस पे, प्राइमरोज पे काम किया। इसके बाद एरिक बोन टिस्मार्क करके आया, तो उन्होंने किस पे काम किया, तो एरिक बोन टिस्मार्क ने जो है पुष्पीय पौधों पर काम किया। तो याद रखिएगा, कभी भी अपने से ये चीजें पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बट जो है मेंडल के जो पेपर प्रकाशित हुए थे वो आपको पता है कि जो है 1866 में या 1867 में जो है मेंडल के जो प्रकाशित हुए थे। यानी डी इस क्वेश्चन का आपका क्या है, करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि वह जीन जो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोकता है, ठीक, इसको वह जीन जो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोकता है क्या कहलाता है? द जीन विच प्रिवेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ एनोदर जीन इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं भाई, दूसरे जीन को जो है अभिव्यक्ति को रोकता है? एबनॉर्मल जीन या नेगेटिव जीन या हाइपोस्टेटिक्स जीन या एपीस्टेटिक जीन, क्या बोलते हैं भाई उसको, है ना? उसको बोलते हैं दोस्तों एपीस्टेटिक जीन। याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको, एपीस्टेटिक जीन बोलते हैं, है ना। यानी जो एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोकता है वो क्या कहलाता है, एपीस्टेटिक जीन। इस क्वेश्चन को जो स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एपीस्टेटिक जीन बोलते हैं, याद रखिएगा। और एपीस्टेटिक जीन का रेशो आपको पता है कितना होता है, 9:9:3:4 होता है, याद रखिएगा। किसका, एपीस्टेटिक का 9:3:4 होता है। यानी वह जीन जो दूसरी जीन की अभिव्यक्ति को रोकता है वो क्या कहलाता है, एपीस्टेटिक्स जीन कहलाता है। ये भी पूछ सकता है अपने से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने समयुग्मजी पुनरावृत्ति जनक के साथ F1 का क्रॉस के रूप में जाना क्या कहलाता है? यानी समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस। अपने समयुग्मजी पुनरावृत्ति जनक के, पुनरावृत्ति है ना, पुनरावृत्ति, यहां से अपने को आंसर मिल जाएगा, पुनरावृत्ति जनक के साथ F1 का क्रॉस के रूप में, यानी इंग्लिश में अ क्रॉस ऑफ S1 इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स। याद रखिए किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, वो क्या कहलाएगा, परीक्षण संक्रमण, परीक्षा संकरण या टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टॉप क्रॉस या इसको टॉप क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है। डबल क्रॉस, ठीक है, या रेसिप्रोकल क्रॉस, क्या बोलते हैं भाई इसको, रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब अपने जो है क्या मतलब कि अ क्रॉस ऑफ F1 विद अ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, यानी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ जो है संकरण कराना F1 पीढ़ी का, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका जो है टेस्ट क्रॉस। याद रखिएगा, परीक्षण संकरण कहलाता है। ए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका जो है क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। इससे भी एक क्वेश्चन उठता है, जो है अपना उठ सकता है इससे एक क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चारों पॉइंट का अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनका जो है अपने से रेशो पूछ सकता है, तो टेस्ट क्रॉस का, टॉप क्रॉस का, डबल क्रॉस का और रेसिप्रोकल का, इनको चारों को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्या है, ए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चले अपन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 नंबर है, जाइगोटीन कोशिका विभाजन की वह अवस्था है जो पहले से होती है। जाइगोटीन मतलब ये सीधा सीधा इस क्वेश्चन का इन्होंने ये पूछ लिया। आपको पता है 4 अवस्थाएं होती हैं, तो इनके बारे में उन्होंने 5 अवस्थाएं इन्होंने क्रम से पूछ लिया, उनके बारे में एक लाइन बाय लाइन पूछ रहा है, तो वही पूछने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। देखो क्वेश्चन थोड़ी क्या घुमाने वाले रहते हैं, है ना। अपन इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहता है, हिंदी में डिफिकल्ट रहता है। तो वही कि जाइगोटीन कोशिका विभाजन की वह अवस्था है जो पहले से होती है, यानी जाइगोटीन के पहले कौन सी अवस्था होती है, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि जाइगोटीन के पहले कौन सी अवस्था होती है, ठीक है। तो जाइगोटीन इज अ स्टेज ऑफ सेल डिवीजन दैट ऑजर पेयर टू, यानी जो है कौन सी अवस्था होती है भाई, तो आपको पता है एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा, लेजा पानी डिपेंडाई, क्या, लेजा पानी डिपेंडाई, ये इनकी जो है शॉर्ट ट्रिक है, लेजा, ठीक है। इसको नोट कर ले आप, इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे बन जाएंगे। क्रम कई बार जो है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है और नॉर्मली पूछ लेता है, तो इसका लेजा पानी, ठीक है, लेजा पानी डिपेंडाई, डाई, ठीक है, लेजा पानी डिपेंडाई इनका शॉर्ट टर्म है याद करने का। तो लिप्टोटीन जाइगोटीन ये दिख रहा है आपको, लेजा पानी डिपेंडाई, तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन,
डाइकाइनेस, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, ये अपने जो है चारों पांचों अपने को जो यहाँ पे मिल गए, इनका क्रम भी मिल गया अपने को। तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या आता है, लिप्टोटीन। तो यही पूछा, लिप्टोटीन के बाद ही जो जाइगोटीन आता है ना, यानी लेजा पानी डिपेंडाई। तो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है नोट डाउन कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे उठ सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल नोट डाउन कर ले इसको। और थोड़ा थोड़ा जो इनके बारे में पढ़ लेंगे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाटीन क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं हम। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि 9:7 यानी 9:7 अनुपात किसकी जीन परस्पर क्रियाओं में होता है। 9:7 रेशो इज ऑब्टेनेड इज जीन इंटरेक्शन ऑफ, यानी जो 9:7 अनुपात है किसकी जीन परस्पर क्रियाओं में प्राप्त होता है। भाई किस में होता है 9:7, कंप्लीमेंट्री जीन, या जो है आपका सप्लीमेंट्री जीन, या जो आपका डुप्लीकेट जीन, या जो है इनहिबिटर जीन। तो 9:7 जो आपका 7 है, तो 9:7 आपका किस में होता है, कंप्लीमेंट्री जीन में। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे। जरूर आपका मिड टर्म में क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, इन 4 ऑप्शन में से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या कंप्लीमेंट्री में या सप्लीमेंट्री में, ठीक है। तो 9:7 जो आपका रेशो है, तो 9:7 आपका जो है कंप्लीमेंट्री जीन का है, याद रखिएगा। इसके एग्जांपल भी आपको बताते हैं, कंप्लीमेंट्री जीन के एग्जांपल है, आपके लिख लें कंप्लीमेंट्री जीन के एग्जांपल, लेथाइरस ओडोरेटस यानी जंगली मटर, नोट कर लें, है ना। गार्डन मटर भी होती है, जंगली मटर भी होती है, कई बार अपने कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो लेथाइरस जो ओडोरोटस है, पाइसम सटाइवन तो अपनी नॉर्मल मटर है, लेकिन जंगली मटर का वैज्ञानिक नाम अगर कोई पूछे तो लेथाइरस ओडोरेटस, यानी लेथाइरस ओडोरेटस जंगली मटर। तो किसके अंदर आती है, वो कंप्लीमेंट्री जीन के अंदर आती है। और पुष्पों का रंग, नोट कर ले, क्या पुष्पों का रंग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुष्पों का जो है रंग किसके अंदर आते हैं, ये दोनों कंप्लीमेंट्री जीन के एग्जाम्पल है, ठीक है, अपने से कभी भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा 9:7 रेशो किसका है, मेन इंपोर्टेंट। तो 9:7 रेशो किसका है, तो कंप्लीमेंट्री जो है अपने जीन का है। अब भाई सप्लीमेंट्री जीन का क्या है, तो सप्लीमेंट्री जीन का अगर रेशो अपने से पूछता है तो अपने को याद होना चाहिए 9:3:4, जस्ट अपन ने इससे पहले ही बात की थी। तो 9:3:4 ये अपना जो है किसका, सप्लीमेंट्री का जो है रेशो है, याद रखिएगा। अपने सप्लीमेंट्री के एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल अपने को क्या कैसे याद रखने हैं, तो चूहों की त्वचा का रंग, जो चूहे होते हैं चूहों की जो है त्वचा का रंग, है ना, चूहों की त्वचा का रंग। और सेकंड है आपका जो है, सेकंड कौन सा, सेकंड है प्याज के सल्क का रंग, यानी प्याज का जो बल्ब होता है, प्याज का जो है बल्ब का रंग। ये दोनों इंपोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, प्याज के बल्ब यानी सकल कल का रंग। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, नोट डाउन कर ले, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एपिजेनेसिस का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस वाज प्रोपोज्ड बाय, यानी किसके द्वारा जो है एपिजेनेसिस सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो ह्यूगो ड्यूबेरिज, इनके बारे में आपको पता है, ह्यूगो ड्यूबेरिज के बारे में मैंने पहले ही जानकारी आपको दे दी। लेमार्क, या आपका अगस्त बिजमैन, या वोल्फ। तो किसके द्वारा दोस्तों ये चीज प्रतिपादित की गई, तो याद रखिएगा एपीजेनेसिस किसके द्वारा दी गई, एपीजेनेसिस सिद्धांत। तो एपीजेनेसिस सिद्धांत वो आपके वोल्फ के द्वारा दी गई, किनके द्वारा दी गई, CF वोल्फ, याद रखिएगा पूरा नाम, CF वोल्फ के द्वारा दी गई अपने को। कब, किसके द्वारा, CF वोल्फ के द्वारा दी गई। कब दी गई, तो ये जो है CF वोल्फ के द्वारा 1794 में जो है ये इनके द्वारा थ्योरी दी गई थी। कब, 1794, यानी 1794 में जो है इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। एपिजेनेसिस सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वोल्फ के द्वारा, CF वोल्फ ने इसको प्रतिपादित किया था, एपिजेनेसिस थ्योरी। याद रखिएगा, नोट डाउन कर ले, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये स्टार लगा इस क्वेश्चन पे भी, ठीक है, इंपोर्टेंट है। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर ले, इंपोर्टेंट है। देखो क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो आपको बार बार ये चीज बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक जीन के कई गुना प्रभाव देखे हैं, मैनीफोल्ड इफेक्ट ऑफ जीन रेफर टू, यानी एक जीन के कई प्रभाव देखे गए, किस में देखे गए हैं, अंतर्वर्धन यानी पीएंट्रेंस यानी अंतर्वर्धन, जो है आपका अभिव्यंजकता, या जो है आपका एपीएस्थेटिक या पेलियोट्रॉफी, किसके द्वारा देखेगा भाई, एक जो है अधिक जीन में कई गुना, तो वो देखेगा आपके पेलियोट्रॉफी के द्वारा देखेगा। C आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अपन इस पर ज़्यादा बात नहीं करने वाले, ठीक है।
वैज्ञानिक जिसने पहले संकरण प्रयोग किए, यानी वैज्ञानिक जिसने पहले संकरण पर प्रयोग किए। मैंने पूछा था कि पहले संक्रमण पर प्रयोग हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो है दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले काम किया था। सबसे पहले मेंडल से भी पहले जो है उन्होंने जेनेटिक्स पे काम करके रख दिया था, बट वो सफल नहीं हुए। किस कारण से? क्योंकि उस टाइम पे जो है उनको अनुभव नहीं था कि किस पे कैसा जो है काम, वो मतलब उस टाइम के मटर पे लक्षण नहीं, तो वो मेंडल की जो है किस्मत उस टाइप से रही है कि जो है मटर पे 1, 4, 5 और 7 दोनों प्रकार के ये लक्षण जो है मटर पे पाए गए थे। ठीक है, तो ये जो है इनके मटर का जो है मेंडल का सबसे अच्छी बात क्या रही कि उन्होंने उस टाइम पे ये दोनों जो है गुणसूत्र एक्टिव थे, उनको इतना नॉलेज था, तो ये जो है 4 और 5 क्रोमोसोम नंबर पर जो है मेंडल को अधिकतर लक्षण प्राप्त हुए। आपको पता है मेंडल के 7 लक्षण है, मेंडल 7 लक्षण पर काम किया है, तो ये अलग अलग है, तो इनको 4 से 5 लक्षण पर जो है मेंडल को आधे से ज्यादा प्रयोग हो गए। तो इसलिए जो है मेंडल को, बाकी ऐसा नहीं है कि मटर पर पहले ही बहुत साइंटिस्ट ने काम किया। मैं आपको बताता हूँ, तो लेमार्क के बारे में आपको पता है कि लेमार्क ने क्या किया था, इनके बारे में जनरली आपको पता है। तो लेमार्क ने जो है कशेरुकी, और लिख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ, कोई फालतू चीजें नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको 4 ऑप्शन के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ। ये वैज्ञानिक जिसने पहले संकरण पर प्रयोग किया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट दोस्तों की लेमार्क के बारे में जानना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में अपने से पूछ सकता है। तो लेमार्क के बारे में आपको क्या याद रखना है कि लेमार्क ने जो सबसे पहले ये बताया था कशेरुकी और अकशेरुकी, यानी वर्टिब्रेड और नॉन वर्टिब्रेड के बारे में जो इन्होंने जानकारी दी थी। आपको पता होगा कशेरुकी और अकशेरुकी, इनके बारे में आपने बिल्कुल सुन रखा होगा, और आपने जो है गण वगैरह पढ़े होंगे, तो कशेरुकी और अकशेरुकी यानी जो है इनके बारे में बिल्कुल आपने पढ़ रखा होगा, तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख। कशेरुकी और अकशेरुकी को डिफाइन किसने किया था? लेमार्क ने किया था। ठीक है, विजमैन के बारे में आपको पता ही है, कोल रियूटर, इनका नाम आप याद रखिए विशेष रूप से। कोल रियूटर एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले काम किया था। वो भी किस पे काम किया था कोल रियूटर ने? तो कोल रियूटर ने जो है अपने तंबाकू पर जो है काम किया था। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लें, सबसे पहले जो है कोल रियूटर ने तंबाकू पे काम किया था, है ना। ये इन्होंने मेंडल से पहले भी काम किया था। इन्होंने जो कोल रियूटर थे इन्होंने तंबाकू पे काम किया। एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने मटर पे काम किया, याद रखिएगा, गैस नाइट करके साइंटिस्ट थे, गैस नाइट करके साइंटिस्ट थे, इनको नोट कर लीजिएगा, गैस नाइट करके साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है सबसे पहले मटर पे काम किया था, नोट डाउन कर लें। पाइसम सेटाइवन पे इन्होंने काम किया था। 2n बराबर 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, तो गैस नाइट ने जो है सबसे पहले मटर पर काम किया था। बट यहाँ पे पूछ रहा है विज्ञान ने सबसे पहले संकरण या प्रयोग किया था, यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो कोल रियूटर थे। आपकी नोट कर ले, इंपोर्टेंट है, कोल रियूटर नाम के साइंटिस्ट थे। ये जो है इन्होंने सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन पे काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चार्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रमुख एपीस्टैटिक्स के रूप में जाना जाता है किसको? डोमिनेंट एपीस्टैटिक्स इज ऑल्सो नोन एज, यानी प्रमुख एपीस्टैटिक्स के रूप में किसको जाना जाता है भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो पूरक एपीस्टैटिक यानी सप्लीमेंट्री एपीस्टैटिक या कंप्लीमेंट्री एपीस्टैटिक्स या सिंपल एपीस्टैटिक्स या डुप्लीकेट एपीस्टैटिक्स। तो भाई जो है प्रमुख एपीस्टैटिक्स के रूप में जो है किसको? सिंपल एपीस्टैटिक को जाना जाता है। याद रखिए किसको? सिंपल एपीस्टैटिक्स को। सी इस क्वेश्चन का आपका जो है करेक्ट आंसर है। किसको जाना जाता है? सिंपल एपीस्टैटिक्स को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट है आपका समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था कौन सी मानी जाती है? स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे भाई। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के विभाजन में सबसे लंबी अवस्था कौन सी अवस्था मानी जाती है भाई? आपने इन 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि माइटोसिस में सबसे लंबी अवस्था कौन सी मानी जाती है भाई? तो माइटोसिस में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज? तो माइटोसिस में सबसे लंबी अवस्था है आपकी प्रोफेज। याद रखिएगा, बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, यानी समसूत्री विभाजन में। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था आपकी जो है प्रोफेज अवस्था मानी जाती है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट अपने लिए ये प्रोफेज अवस्था सबसे ज़्यादा टाइमिंग भी लेती है और सबसे ज़्यादा लंबी अवस्था भी प्रोफेज अवस्था ही मानी जाती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अपन चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है इन ग्रीन प्लांट इट्स साइड ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। तो ये तो आपको जनरली बताने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, बट आपको पता है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ये तो अपन बचपन से ही पढ़ते आए हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जो है पौधों में क्लोरोफिल के कारण ही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपको पता है।
और जो है क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोमोसोम तो आपको पता है, क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन से मिलकर बने होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता है ना। इनके हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, इनके बारे में आपने सुन रखा होगा, ठीक है। तो यही जो है आपसे कभी भी कोई पूछे कि क्रोमोसोम है क्या, तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन का संघनित रूप है, बस आंसर हो गया। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बारे में आपने सुन रखा होगा। क्रोमोसोम क्रोमेटिन का संघनित रूप है यानी इकट्ठे हुआ रूप है, क्या कहलाता है? क्रोमोसोम कहलाता है। बात खत्म, अपने को ज्यादा डिफाइन करना है। और क्रोमोसोम जो वर्ड किसने दिया था? वाल्डेफेयर ने, याद रखिएगा, वाल्डेयर ने, याद रखिए किसने दिया था? वाल्डेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसने जो है ये नाम दिया था क्रोमोसोम, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या भाई? तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपने सुना होगा कि जो प्लास्टिड में ये 3 क्रियाएं होती हैं, एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो ये यही पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट को याद रखना है, बस अपने को ल्यूकोप्लास्ट के बारे में इतना याद रखना है कि ये तेल यानी ऑयल, तेल, फैट यानी वसा और स्टार्च, ठीक है। तेल, वसा और स्टार्च को क्या करता है? स्टोरेज करने का काम करता है, बस अपने को इतना याद रखना है। किसको स्टोरेज करने का काम करता है? कौन? ल्यूकोप्लास्ट, इंपोर्टेंट है। और जीव द्रव तो आपको पता ही है भाई, इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। एक सामान्य डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक यानी F2 अनुपात क्या होगा? फिनोटाइपिक F2 रेशो ऑफ नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी जो एक सामान्य डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? क्या है भाई फिनोटाइपिक अनुपात? रेशो पूछा है अपने से डाइहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशो पूछा है, तो रेशो उसका है 9:3:1, याद रखिए क्या है? 9:3:1, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे। डाइहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक यानी F2 पीढ़ी में अपने से पूछा है, तो है 9:3:1, यानी ए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जीन अन्योन क्रिया में वह जीन जिसमें मॉस्किंग प्रभाव होता है, इन जीन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ जीन विच आस्क मास्किंग इफेक्ट, यानी मास्किंग इफेक्ट किस में होता है भाई? डोमिनेंस जीन यानी प्रभावी जीन में, या कोडोमिनेंस यानी सह प्रभावी जीन में, या रिसेसिव जीन में, या एपिस्टेटिक जीन में, किस में जो है जीन अन्योन? ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है शायद आएगा भी नहीं, बट इसका आंसर अपने को पता होना चाहिए, आ भी सकता है, ऐसा अपन नॉर्मल जनरली नहीं बता सकते, बट इसके चांसेस कम है, ठीक है। तो जीन अन्योनीकरण वह जीन है जिसमें मॉस्किंग प्रभाव होता है, कहलाता है एपिस्टेटिक जीन, याद रखिएगा क्या कहलाता है? एपिस्टेटिक जीन। इस क्वेश्चन का आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है कि लॉ ऑफ इनहिबिटेंस वाज वेयर डिस्कवर्ड ऑन मेंडल इज 1866 वर्किंग विच, यानी 1866 में मेंडल द्वारा काम करते हुए विरासत के नियमों की खोज की गई। विरासत के मेंडल मतलब मेंडल जब काम कर रहे थे तो उसके द्वारा इनहिबिटर्स ऑफ लॉ, यानी जो है मेंडल के द्वारा वर्किंग में किसकी, मतलब विरासत नियमों में किसकी खोज की गई, ठीक है। तो किसकी भाई साहब खोज की गई? तो आपको पता है कि मेंडल ने जो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है कि मेंडल ने जो है जनरली किस पे काम किया, बात खत्म। ये क्या क्वेश्चन घुमाने के लिए बोलते कि 1886 में मेंडल ने किस पे जो है लक्षण, वैसे कि जनरली आपको पता है कि 1856 से 1507 में जो है मेंडल ने काम करना शुरू किया था, तो 1806 में जो है प्रकाशित करवाए थे। तो यही यहाँ पे मतलब है कि गार्डन पी पे जो है मेंडल ने काम स्टार्ट किया था, पाइसम सटाइवम पे। अपने को ऑप्शन में यहाँ पे लेथरस ओडोरेटस भी मिल सकता है, यानी जंगली मटर, तो उस पर अपने को बिल्कुल भी नहीं जाना। मटर ने, खाने वाली मटर पर जो है मेंडल ने काम किया था, यानी पाइसम सटाइवम पे काम किया था। आपको पता है 2n बराबर इसमें कितने 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। अब मेंडल ने ये भी कभी कभी क्वेश्चन उठ जाता है कि मेंडल ने जो है मटर ही क्यों चूज किया, तो मटर इसलिए चूज किया क्योंकि मटर क्या है कि भाई एक डाइकोट प्लांट है, ठीक है। मटर क्या है? एक डाइकोट प्लांट है, और इसके साथ साथ क्या है कि मटर कम समय में पक के तैयार हो जाता है, यानी कम समय में अधिक लक्षणों को देखा। जैसा आपको पता है मटर 2 से 3 महीने में जो है क्या पक के तैयार हो जाती है, यानी कम समय में अधिक लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है मटर में, इसलिए मटर को जो है चूज किया। मटर का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि मटर जो है आपकी स्वपरागित होती है। क्या होती है? स्वपरागित, याद रखिएगा। मटर क्या होती है? स्वपरागित होती है ना। तो इसलिए भी मटर को चूज किया गया। मटर में ऐसा भी होता है कि कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता है मटर में। आपने जो है एमोस्कुलेशन या विपुंसन के बारे में सुन रखा होगा, थैलीकरण जिसको अपन बोलते हैं, एमोस्कुलेशन, तो वो जो मटर में किया जा सकता है, यानी मटर में जो है कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मटर को चूज किया गया है ना। कभी कभी अपने दिमाग में थॉट्स में क्वेश्चन आते हैं कि मटर को क्यों चूज किया भाई मटर, तो मटर को इस कारणों से ही मटर को चूज किया, यानी सी इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आपका जो न्यूरोस्पोरा ये है ना, ये एक प्रकार की फफूंद है, नोट कर लें, पूछ सकता है भाई अपने से। न्यूरोस्पोरा क्या है? न्यूरोस्पोरा एक प्रकार की फफूंद है। क्या है ये? फफूंद है। और फफूंद को जो है इसने किसने न्यूरोस्पोरा को किसने डिफाइन किया था? तो एक साइंटिस्ट है आपके जो है वाटसन और पुनेट करके। वाटसन और पुनेट के बारे में आपने सुना होगा, वाटसन और पुनेट, इनके बारे में जनरली आपने ऊपर भी ऑप्शन में देखा होगा, वाटसन और पुनेट। तो वाटसन और पुनेट नाम के ये दो साइंटिस्ट थे जो ही इन्होंने न्यूरोस्पोरा पे काम किया, ठीक है। याद रखिएगा एक प्रकार की फफूंदी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चले अपन। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेंडल की मृत्यु हो गई थी भाई, मेंडल डैजेज, मेंडल कब मरे भाई? तो इसको आपको पता है, मेंडल 1884 में भाई मरे थे। इनके बारे में आपको पता है, मेंडल कब मरे? 1884 में मेंडल की जो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अर्धसूत्री विभाजन को जन्म दिया, मतलब मियोसिस गिवन बेसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन में किस किस को जन्म होता है अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, तो 2 हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है ना, या आपका 4 डाइप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है, या 2 डाइप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है, या ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है, यानी 4 आगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो क्या होता है भाई मियोसिस में? आपको पता है मियोसिस में क्या होता है, ठीक है। मियोसिस में जनरली क्या होता है कि एक कोशिकाओं से जनरली 2 कोशिकाएं बनती है। जैसे कि यहाँ पे 2n बराबर 46 था, तो यहाँ पे क्या होगा, 2n बराबर 46 था, तो ये 2n बराबर यहाँ पे जनरली 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 के अंदर फिर 2 कोशिकाएं बनेंगी। यही क्रम क्या कहलाता है? मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है, आपको पता है। तो जनरली यहाँ पे 2n बराबर 46 था, तो यहाँ पे 2n बराबर 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी n बराबर 2n बराबर n बराबर यानी आगुणित, तो यहाँ पे भी 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है पुत्री कोशिकाएं बनेंगी वो भी 2n बराबर, यानी वो भी n बराबर 2n3 होगी। तो याद रखिए, यानी इसमें कितनी 4 कोशिकाएं बन रही हैं। तो यह जो है 4 हैप्लॉइड सेल यानी आगुणित कोशिकाएं बन रही हैं, n बराबर कितनी जो है 23 बन रही है अपने को लास्ट में। तो यही पूछ रहा है कि भाई हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी, यानी 4 आगुणित कोशिकाएं बनेंगी। डी आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नोट डाउन कर ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने लिए इस पे स्टार लगा ले। इस क्वेश्चन पे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे आप विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पहले इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अपन चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुर्गी में कंघी के आकार के संबंध में जब एक सच्चा प्रजनन गुलाब कंघी मुर्गे को F1 के साथ पार किया जाता है। ये जनरली ये क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये क्वेश्चन रटने वाले होते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते ऐसे क्वेश्चनों पे। ये जनरली एक ही ऐसे 2 क्वेश्चन होते हैं जिनको रटा जा सकता है, इनको क्वेश्चनों को याद कर लो, इन पर जहाँ समझने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चनों को। बट आप इनमें अगर दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा, है ना। यही पूछ रहा है कि रीगार्डनिंग कॉम्ब शेप यानी रीगार्डनिंग यानी मुर्गे में कंघी के आकार के शेप इन फाउल विच अ ट्रू ब्रीडिंग रोज कॉम्ब फाउल इज क्रॉस्ड विथ F1, है ना। तो किस पे आपको पता है? रोज कॉम्ब, किसके बारे में? रोज कॉम्ब, किसके? रोज कॉम्ब ने गुलाब भाई क्वेश्चन में आंसर छिपा है इसका, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। सॉरी, रोज कॉम्ब नहीं होगा, वॉलनट कॉम्ब होगा, सॉरी वॉलनट कॉम्ब होगा इसका आंसर। मुर्गी में कंघे के आकार के संबंध में जब एक सच्चा प्रजनन गुलाब कंघी मुर्गे को F1 के साथ के पार किया जाता है तो क्या वॉलनट कॉम्ब बनता है। यानी एक शेप की बात कर रहा है अपने से, कैसा शेप बनता है? तो वॉलनट शेप बनता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा शेप बनता है? वॉलनट शेप बनता है। इस क्वेश्चन को अपन याद ही कर ले तो ये अच्छा है, ज़्यादा गहराई में नहीं अपन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भाई? समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाएं मात्र कोशिकाएं के समान होती हैं। यही पूछ रहा है, कैसी होती है भाई? समसूत्री विभाजन की बात कर रहा है। संतति कोशिकाओं मात्र कोशिकाओं से समान होती है। किस में समान होती है भाई संतति कोशिकाएं अपनी मात्र कोशिकाओं से? पहले तो आपको पता है समसूत्री विभाजन में क्या होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? जनरली जो 2n बराबर 46 होते हैं, तो इससे जो है जनरली 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित होती हैं। यानी यहाँ पे 46 ही अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ पे 46 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है जनरली समसूत्री विभाजन अपने पता है। कैंसर की कोशिकाएं होती है ना, उनमें भी समसूत्री विभाजन ही होता है। किन में होता है? कैंसर की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। याद रखिए, अपने से कभी पूछ सकता है कैंसर की कोशिकाओं में क्या होता है, तो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाएं मात्र कोशिकाओं के समान होती हैं। किस में भाई? गुणसूत्र पूरक यानी क्रोमोसोम कंप्लीट में, साइज या आकार में, या ऑल ऑफ दिस या शेप में। तो समसूत्री जो कोशिकाएं हैं ये संतति कोशिकाओं से मात्र कोशिकाओं से किस में समान होती है? ऑल ऑफ दिस यानी सभी में समान होती हैं। यानी क्रोमोसोम कंप्लीट यानी गुणसूत्र के पूरक में भी समान होती हैं, आकार में भी समान होती हैं और आकृति में भी समान होती हैं। तो आपको सी इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे भी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अपन चले तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, ये पूछ लिया भाई यहाँ पे, फ्लेमिंग करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बात टर्म दिया, किसको जो है शब्द कौन सा दिया फ्लेमिंग ने, ये कहने का मतलब है फ्लेमिंग ने कौन सा शब्द दिया। फ्लेमिंग कॉइन्ड द टर्म, फ्लेमिंग के द्वारा किसका शब्द दिया, क्रोमेटिन शब्द दिया गया फ्लेमिंग के द्वारा, या प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव, या क्लोरोप्लास्ट, या अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो कौन सा शब्द दिया गया भाई फ्लेमिंग के द्वारा, तो फ्लेमिंग के द्वारा जो है आपका डी यानी अर्धसूत्री विभाजन जो है किसने दिया था, तो अर्धसूत्री विभाजन आपसे पूछ ले तो फ्लेमिंग ने दिया था। याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन किसके द्वारा दिए गए थे, तो फ्लेमिंग के द्वारा दिए गए थे। ठीक, किसके द्वारा दिए गए थे, किसके द्वारा भाई, तो ये जो है अपने फ्लेमिंग के द्वारा दिए गए थे। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। और फ्लेमिंग ने क्या किया था, फ्लेमिंग ने जो है क्रोमेटिन नाम भी दिया था। क्रोमेटिन याद रखिएगा, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन मैंने आपको बताया था ना, गुणसूत्र का संघनित रूप है, वो क्रोमेटिन है। ठीक है, याद रखिएगा, तो क्या है क्रोमेटिन। फ्लेमिंग ने क्या किया था भाई, मियोसिस वर्ड और माइटोसिस वर्ड जो है टर्म किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। और क्रोमेटिन में समथिंग सब जो है गुणसूत्र जो है, सॉरी क्रोमेटिन शब्द भी समथिंग जो है बे में मैं आप फ्लेमिंग ने दिया था शायद, जहाँ तक है मैं अपना जो है बता मतलब इसको जो है डाउट में रखें, बट फ्लेमिंग मेरे हिसाब से जो है फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन वर्ड लिया था। ठीक है, और जीवद्रव आपको पता है पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है जीवद्रव नाम दिया था, नहीं प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 का जो है आपका डी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ये भी हो सकता है, बट इस पर एक बार अपन चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन को। एक प्रमुख जीन द्वारा शासित सह प्रमुख विशेषता का F2 फिनोटाइप अनुपात है, यानी द F2 फिनोटाइप रेशो ऑफ कोडोमिनेंट ट्रेट गवर्नर्ड बाय सिंगल डोमिनेंट इस जीन इज, यानी सिंगल डोमिनेंट जीन में पूछा है कि सहप्रभाविता में F2 फिनोटाइप का अनुपात क्या है भाई, सहप्रभाविता में F2 फिनोटाइप का अनुपात, तो सहप्रभाविता में F2 फिनोटाइप का अनुपात क्या है, 3:1 है। याद रखिए क्या है, 3:1। और फिनोटाइप का मतलब जनरली आपको पता है क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है कि जनरली अपन जिन लक्षणों को, लक्षण प्रारूप को आंखों से देख सकते हैं, जैसे पुष्प का रंग, बालों का रंग, मनुष्य के रक्त समूह, तो ये कहलाते हैं अपने फिनोटाइप्स। ठीक है, तो ये जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ले इस पे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट चले अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। समसूत्री को रूप में भी जाना जाता है, समसूत्री विभाजन को और किसके रूप में जाना जाता है भाई, ये कहने का मतलब है। तो माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज, समसूत्री विभाजन को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन आपको पता है और किस नाम से समसूत्री विभाजन को जाना जाता है, तो समसूत्री विभाजन को आपको पता है कि होमोटाइपिक डिवीजन, या रिड्यूसिंग डिवीजन, या हेट्रोटाइपिक डिवीजन, या इक्विलैटरल डिवीजन। तो क्या कहा जाता है भाई समसूत्री विभाजन को, देखो समसूत्री विभाजन को अपन होमोटाइपिक डिवीजन नहीं बोलते, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, होमोटाइपिक डिवीजन नहीं बोलते हैं और इक्विलैटरल डिवीजन नहीं बोलते हैं, यानी बी और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समसूत्री विभाजन को अपन क्या बोलते हैं, होमोटाइपिक डिवीजन भी बोलते हैं और इक्विलैटरल डिवीजन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लें भाई, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लें, मैं बोलूँ 3 से 4 स्टार इस क्वेश्चन पे ही लगा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने लिए। समसूत्री विभाजन को किस रूप से जाना जाता है, समसूत्री विभाजन को होमोटाइपिक डिवीजन और इक्विलैटरल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 23। अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम है, यानी मियोसिस रिजल्ट है, तो मियोसिस का रिजल्ट क्या है भाई, क्या है भाई मियोसिस का रिजल्ट, 2 डॉटर सेल्स यानी 2 पुत्री कोशिकाएं, 3 डॉटर सेल्स यानी 3 पुत्री कोशिकाएं, या 1 डॉटर सेल्स यानी 1 पुत्री कोशिकाएं, या आपकी 4 डॉटर सेल्स यानी 4 पुत्री कोशिकाएं। तो आपको पता है भाई इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, तो 4 डॉटर सेल यानी 4 पुत्री कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम है, डी इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन का अपना परिणाम है 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अपन चले, तो मेंडल ने अपने परिणाम इस प्रकार प्रस्तुत किए, मेंडल प्रेजेंटेड हैज रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पेपर। भाई आपको पता है मेंडल ने अपने नियम कब प्रकाशित करवाए थे, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मेंडल ने जो अपने नियम थे मेंडल ने अपने जो नियम थे 1866 से 1867 में जो है मेंडल ने अपने नियम प्रकाशित करवाए थे भाई, एक पेपर में नियम प्रकाशित करवाए थे, 1 पेपर, याद रखिए भाई। मतलब क्या बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, कभी किसी को उम्मीद नहीं हो सकती। तो मेंडल ने जो है अपने परिणाम प्रस्तुत किए थे 1 पेपर में, याद रखिएगा, एक पत्रिका में जो है उन्होंने अपने नियम प्रकाशित करवाए थे। ये इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चार्ट चल, तो अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था भाई,
पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? तो अनुवांशिकी शब्द आप तो पता है कि अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था अपने बैटसन ने। डब्ल्यू बैटसन करके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या अपना नाम, इन्होंने जो है अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू बैटसन ने दिया था। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, नोट कर ले कॉपी पेन से। अनुवांशिक के जनक आपको पता है मेंडल को कहा जाता है, ये तो जनरली सबको पता है, ठीक है। लेकिन मानव अनुवांशिकी के जनक यानी ह्यूमन जेनेटिक्स किसको, ह्यूमन जेनेटिक्स किसको, आपने ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में सुना होगा, तो ह्यूमन जेनेटिक्स के जनक किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। ह्यूमन जेनेटिक्स के जनक किसको कहा जाता है भाई? तो ह्यूमन जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है? ह्यूमन जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है अपने ए गैरोट करके एक साइंटिस्ट है, ए गैरोट, नोट कर लें, ए गैरोट करके एक साइंटिस्ट है। इन्होंने मनुष्य में काला मूत्र बीमारी को खोजा था। किसको खोजा था? काला मूत्र बीमारी को इन्होंने डिफाइन किया था ह्यूमन में। तो याद रखिएगा, ए गैरोट करके साइंटिस्ट हैं जिनको मानव अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मनुष्य में काला मूत्र बीमारी को खोजा था, जिन्होंने उसको एलिक्टोनोरिया नाम दिया, ठीक है, याद कर लिया, एलिक्टोनोरिया। यानी जो है क्वेश्चन नंबर 25 का सी आपका जो है करेक्ट आंसर। डार्विन के बारे में आपको पता ही है कि डार्विन ने कौन सी थ्योरी, चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क का आपको पता है, ठीक है। तो इनके बारे में जनरली आपको मैंने जस्ट ऊपर क्वेश्चन में ही बता दिया। उद्यान मटर में मेंडल ने प्रमुख आवर्ती व्यवहार का अध्ययन किया। कितने कैरेक्टर का जो है मेंडल ने अपने प्रयोगों में अध्ययन किया भाई? कितने? इन गार्डन पी मेंडल स्टडीज इज डोमिनेंट रिसेसिव बिहेवियर, यानी कितने लक्षणों पर जो है मेंडल ने काम किया? तो भाई आपको पता है 7 कैरेक्टर पर जो है मेंडल ने काम किया था, 7 कैरेक्टर पे। और इनके अपने से गुण जो है क्रोमोसोम या गुणसूत्र पूछे कितने लक्षणों पर, तो जो है 7 जो है लक्षणों पर मेंडल ने काम किया था। कितने? 7 लक्षणों पर, और जिसके 14 क्या थे? विपरीत विभेद थे। याद रखिएगा, मेंडल ने 14 जो है लक्षणों पर काम किया था, उसके जो है 7 लक्षणों पर काम किया था, उसके 14 जो है विपरीत विभेद थे। याद रखिएगा। अब 7 लक्षण कौन कौन से थे भाई? तो पहला था आपका पुष्प का रंग यानी फ्लावर कलर, पुष्प की स्थिति यानी फ्लावर की जो स्थिति क्या है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट था आपका कुछ थर्ड लक्षण था आपका बीज का रंग यानी सीड का कलर। चौथा था आपका सीड की आकृति यानी सीड का शेप। फिर था फली की आकृति यानी फली का शेप क्या रहेगा, ठीक है। फिर थी फली का रंग यानी फली का कलर क्या है, ठीक है। फिर पौधे की लंबाई कितनी है। तो ये 7 लक्षण थे, इनको याद रखिएगा। इंपोर्टेंट है भाई, 7 कैरेक्टर पूछ सकता है अपने से एग्जाम में, स्टार लगा लें भाई, इंपोर्टेंट है। यानी 7 लक्षणों पर काम किया था। एक तो पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, बीज का रंग, बीज की आकृति, फली का रंग और पौधे की लंबाई। तो इनको अपने को याद रखना है। 7 लक्षणों पर जो है मेंडल ने काम किया था। और कितने क्रोमोसोम पर? 1, 4, 5, 7 ये इनके क्रोमोसोम लक्षणों पर इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अपन चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर, अर्जित चरित्र का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंट कैरेक्टर वाज पुट अप फॉर्थ बाय, किसके द्वारा जो अर्जित चरित्र का जो है प्रतिपादन किया गया था? तो भाई तो अर्जित चरित्र का जो है आपके लेमार्क करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही अर्जित चरित्र के बारे में, इन्होंने ही जो कशेरुकी और आकशेरुकी को भी डिफाइन किया था, आपको मैंने बताया था। तो अर्जित चरित्र सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिएगा। इक्विवेलेंट कैरेक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी जो है लेमार्क। नोट डाउन कर ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसकी? थ्योरी ऑफ इक्विलेटरल कैरेक्टर। तो इक्विलेटरल कैरेक्टर थ्योरी पे काम किया था लेमार्क ने, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि F2 में पुनरावृत्ति एपिस्टेटिक्स में फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 को संशोधित किया गया है। किसके रूप में इसको संशोधित किया गया भाई? F2 पीढ़ी की बात कर रहा है अपने से। एपिस्टेटिक्स में अपने को पता है कि वो जो ये दिया हुआ है ना, ये 9:3:3:1, तो ये जो है F1 पीढ़ी में है। अब इन्होंने क्या है कि संशोधित कर को F2 पीढ़ी में उसको किस रूप में डिफाइन किया गया है, फिनोटाइप रेशियो को। तो वो है आपको पता है 9:3:4। याद रखिएगा किस 9:3:4 एपिस्टेटिक्स का जो है ये एपिस्टेटिक्स का फिनोटाइपिक अनुपात है F2 पीढ़ी में। किसकी पीढ़ी में? याद रखिएगा, वो आपने से F1 पीढ़ी में पूछे तो अपने को ये लगा के नहीं आना है, ठीक है। F2 पीढ़ी में अपने से पूछे तो 9:3:4 और F1 पीढ़ी में पूछे तो 9:3:1। याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोशिका शब्द देने वाले व्यक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो जनरल बेसिक हर व्यक्ति को पता होगा ये क्वेश्चन। कोशिका शब्द देने वाले व्यक्ति थे द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म सेल्स बाय, यानी कोशिका शब्द किसने दिया था? तो रॉबर्ट जो आपके हुक थे। तो रॉबर्ट हुक ने जो क्या किया भाई कि ये शब्द दिया था। डी इस क्वेश्चन का आपका जो क्वेश्चन नंबर 29 का, रॉबर्ट हुक करके कब 1665 में 1665 में जो इन्होंने कोशिका को खोजा था, इन्होंने सेल नाम दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन तो आपको पता है ना, न्यूक्लियर को खोजा था। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको खोजा? न्यूक्लियर को खोजा था। याद रखिएगा कब?
1855 में न्यूक्लियर को यानी केंद्रक को जो किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, ठीक है। और जॉनसन या जो है ये जॉनसन है ना, एक ये आपने को एक और चीज़ याद रखनी, कई बार ये क्वेश्चन भी अपने पूछ सकता है कि जीन बर्ड किसने दिया था, जीन बर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई ये कि जीन बर्ड किसने दिया था। तो जीन बर्ड अपने को पता होना चाहिए कि जॉनसन करके एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, जॉनसन, ठीक है, जॉनसन करके एक साइंटिस्ट थे, ये है जॉनसन। इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने जीन बर्ड दिया, ठीक है, याद रखिएगा जीन बर्ड किसने दिया, तो जॉनसन ने दिया। और अनुवांशिकी की अपने से इकाई पूछ ले तो अनुवांशिकी इकाई यूनिट क्या है, जीन अनुवांशिकता की इकाई है, यानी यूनिट कौन है, जीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते क्वेश्चन नंबर 13 है, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स द्वारा खोजा गया, यानी जर्नल ऑफ जेनेटिक्स किसके द्वारा खोजी गई, पुस्तक का नाम ही है जर्नल ऑफ जेनेटिक्स, याद रखिएगा जर्नल ऑफ जेनेटिक्स पुस्तक है, इसको बेटसन और पुनेटर ने 1965 में खोजा था। सी अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कौन सा, सी, यानी जर्नल ऑफ जेनेटिक्स किसके द्वारा खोजी गई, तो ये वेटसन और पुनेट करके दो साइंटिस्ट थे, इसको 1965 में इन्होंने इसको खोजा था, ठीक है। याद रखिए कि आपकी सारी क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी। एक चैनल सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से। तो और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।